हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की चल रही है। नेक्स्ट सेशन को कंडक्ट करने जा रही हैं। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जिसे आप एचआरएम कहते हो। एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल, उनके स्किल्स, टैलेंट और पोटेंशियल को मैनेज करती है ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। एचआरएम एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट, डेवलप और रिटेन करके उनकी परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करती है, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। ये टॉपिक मोटिवेशन और लीडरशिप के साथ क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज और इफेक्टिव लीडर्स ही कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है जी। हम अब कवर करेंगे एचआरएम का कॉन्सेप्ट और रोल, उसके फंक्शंस जैसे आपका एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, इंसेंटिव पेमेंट्स के बेनिफिट्स देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस को समझेंगे और हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच समझेंगे जो ह्यूमन एसेट्स को वैल्यू करती है। ये सब कॉन्सेप्ट्स एक साथ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। सो डिटेल में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज एचआरएम। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यानी उसके पीपल को प्लान, एक्वायर, डेवलप और मैनेज करती है ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। ये एम्प्लॉय लाइफ साइकिल के हर एस्पेक्ट को कवर करती है, फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट, इंश्योरिंग कि एम्प्लॉयज का टैलेंट और पोटेंशियल कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो। अब इसके की फीचर्स की बात करें, एचआरएम पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और प्रोग्राम्स डेवलप करता है जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, वेलबींग और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सपोर्ट करते हैं। ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और रिटेंशन को बूस्ट करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी डाइवर्सिटी हायरिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करती है। अब बात आती है रोल की। सबसे पहले अलाइनिंग पीपल विद स्ट्रेटेजी। एचआरएम एम्प्लॉयज की स्किल्स और एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ सिंक्रोनाइज करता है, जैसे आपका ग्रोथ और इनोवेशन हो गया। सेकंड, इनहैंसिंग परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है जी। थर्ड, फॉस्टरिंग पॉजिटिव कल्चर, एथिकल पॉलिसीज और एम्प्लॉय रिलेशंस के थ्रू ट्रस्ट बेस्ड वर्क एनवायरनमेंट बनाता है। अगर एग्जांपल दूं, एक एचआरएम टीम फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है टू इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब एचआरएम अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाता है, मोटिवेशन और लीडरशिप के फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम। देखो, एचआरएम के फंक्शंस वो एक्टिविटीज हैं जो एम्प्लॉय लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को ड्राइव करते हैं। ये फंक्शन स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल दोनों होते हैं। अब की फंक्शंस की बात करें, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये फोरकास्टिंग है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स और स्ट्रेटजीज डेवलप करने की टू मीट दोस नीड्स। इसमें स्टाफ रिक्वायरमेंट्स एनालाइज की जाती हैं, स्किल गैप्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और रिक्रूटमेंट और रिटेंशन प्लान्स बनाए जाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी फ्यूचर एआई प्रोजेक्ट्स के लिए डाटा साइंटिस्ट की जरूरत प्रेडिक्ट करती है। सेकंड आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये फंक्शन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट और सेलेक्ट करने का है फॉर वेकेंट पोजीशंस। इसमें जॉब एनालिसिस, जॉब पोस्टिंग, रिज्यूम स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज और हायरिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट करती है और मल्टी राउंड इंटरव्यूज को कंडक्ट करती है। तीसरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एचआरएम एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करता है और प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करता है टू एनहांस नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज। इसमें ओरिएंटेशन, स्किल्स ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी न्यू हायरिंग्स के लिए ऑनबोर्डिंग सेशंस और टेक्निकल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है। अब आगे चलते हैं, चौथा आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये इसमें परफॉर्मेंस गोल सेट किए जाते हैं, फीडबैक दी जाती है और इवेल्युएट की जाती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ताकि रिजल्ट्स आपको पता चल सके। इसके अलावा एचआरएम इंश्योर करता है कि जो इवेल्युएशन सिस्टम्स हैं वो फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइंड है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज और 360 डिग्री फीडबैक को यूज करती है। फिफ्थ आता है कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स। एचआरएम कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट प्रोग्राम्स डेवलप और एडमिनिस्टर करता है टू अट्रैक्ट, मोटिवेट और रिटेन एम्प्लॉयज। इसमें सैलरी स्ट्रक्चरिंग, बोनसेस देना, इंसेंटिव्स आगे, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और पेरोल मैनेजमेंट आ जाते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होगी। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी कॉम्पिटिटिव सैलरीज और स्टॉक ऑप्शंस ऑफर करती है। सिक्स्थ आता है एम्प्लॉय रिलेशंस। एचआरएम
पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशन फोस्टर करता है और वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करता है। इसमें पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आ गई, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ग्रीवियस हैंडलिंग और लेबर लॉ के साथ कंप्लाई करना। एग्जाम्पल अगर तुम, एक कंपनी एम्प्लॉय फीडबैक सर्विस और ओपन डोर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। फिर आते हैं सक्सेशन प्लानिंग। ये आइडेंटिफाइंग और डेवलपिंग एम्प्लॉयज हैं जो फ्यूचर में लीडरशिप पोजीशन फिल कर सकेंगे। इसमें टैलेंट असेसमेंट की जाती है, करियर डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं और लीडरशिप पाइपलाइन को क्रिएट किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय को लीडरशिप ट्रेनिंग देती है। अब ये एचआरएम फंक्शंस अपने आप में इसी कारण इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल को सिस्टमैटिकली मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को ये बूस्ट करते हैं। अब आगे चलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं जो रेगुलर वर्क एनवायरनमेंट से बाहर होती हैं और एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करती हैं। ये ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, क्लासरूम्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कंडक्ट की जाती हैं। इसके अगर एग्जांपल दूं, सबसे पहले आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस, एक टेक्निक जो एम्प्लॉयज को सिखाती है कि कैसे इनपुट वेरिएबल के वेरिएशंस का इंपैक्ट डिसीजंस या आउटकम्स पे असेस करना है। ये यूजफुल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट में। अगर एग्जांपल दो, एक मैनेजर सेंसिटिविटी एनालिसिस सिखाता है टू इवैल्यूएट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। फिर आता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी और मेथड जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशन को एनालाइज और समझाने के लिए यूज होता है, समझने के लिए यूज होता है। ये एम्प्लॉय को हेल्प करता है टीम वर्क इंप्रूव करने में और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स उनमें डेवलप करता है। एग्जांपल देता हूं, एक टीम लीडर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सिखाता है ताकि टीम डायनामिक्स को बेटरली हैंडल किया जा सके। फिर आता है कॉन्फ्रेंस मेथड, ये मेथड इन्वॉल्व करता है कॉन्फ्रेंसेस को, सेमिनार्स को या वर्कशॉप्स को अटेंड करना जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कंडक्ट करते हैं टू गेन नॉलेज और इनसाइट्स। अगर एग्जांपल दूं, एक एचआर प्रोफेशनल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है। अब एक इसमें आता है बिल्ट इन टेंशन इन ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग टेक्निक जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एम्प्लॉयज को रिजॉल्विंग मैटर्स सिखाते हैं, हेल्पिंग देम हैंडल स्ट्रेस। यानी सबसे पहले वो, यानी इन शॉर्ट वो इजीली स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं। ये सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इनकरेज करते हैं। ठीक है, अभी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसी कारण इंपॉर्टेंट है, फोकस्ड एंड लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, यानी फोकस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है विदाउट वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शन, स्पेशलाइज्ड स्किल्स और पर्सनल डेवलपमेंट को ये इनहैंस करती है। अब आगे चलते हैं कॉम्पेंसेशन सिनेरियोस। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, एचआरएम कॉम्पेंसेशन के स्पेसिफिक सिनेरियोस को मैनेज करता है, स्पेशली रिलेटेड टू एम्प्लॉय टर्मिनेशन, पेंशंस और अलाउंसेस। ये सिनेरियोस टैक्स इंप्लीकेशंस और एम्प्लॉय वेलफेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं। की सिनेरियोस की बात करें, सबसे पहला, compensation received by an employee from his employer on termination of jobs, profits in lieu of salary। जब एम्प्लॉय का जॉब टर्मिनेट होता है तो एम्प्लॉयर से मिलने वाले कॉम्पेंसेशन जैसे सेवरेंस पे हो गया, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी के रूप में ट्रीटेड होते हैं और टैक्सेबल ये होते हैं। ठीक है जी, अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय को टर्मिनेशन पे 5 लाख सेवरेंस पे मिलता है जो टैक्सेबल है। सेकंड आता है पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ द एम्प्लॉय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। देखो, एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी विडो को मिलने वाली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में कंसीडर होती है और टैक्स के लिए एलिजिबल होती है। बेसिकली ये क्वेश्चन दो तरीके से 2 यूनिट्स में पूछा जा सकता है, एचआरएम में भी आ सकते हैं, इनकम टैक्स में भी आ सकते हैं। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं, एक विडो को मंथली 20,000 पेंशन मिलती है जो टैक्सेबल होगी। आगे चलते हैं, थर्ड, फॉरेन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड, फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखो, एम्प्लॉयज जो अब्रॉड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फॉरेन अलाउंस रिसीव करते हैं वो फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे इंडियन टैक्स लॉ लगा लो। इसके एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय को यूएस प्रोजेक्ट के लिए फॉरेन अलाउंस मिलता है जो टैक्स फ्री है। चौथा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, एग्जम्पशन है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। एम्प्लॉयज को चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिलता है जो उनके किड्स के हॉस्टल एक्सपेंसेस के लिए होता है और ये स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ टैक्स तक एग्जाम्प्ट होता है, जैसे ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अंडर इंडियन टैक्स लॉ लगा दो। एग्जांपल अगर तो एक एम्प्लॉय को ₹600 मंथली हॉस्टल अलाउंस मिलता है फॉर 2 किड्स जो एग्जाम्प्ट है। अब ये कॉम्पेंसेशन सिनेरियोस इसी कारण इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय फाइनेंशियल सिक्योरिटी और टैक्स कंप्लायंस को ये इंश्योर करते हैं। एचआरएम के कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाते हैं। आगे चलते हैं, इंसेंटिव्स प्लान, व्हाट आर इंसेंटिव्स पेमेंट्स। देखो, इंसेंटिव पेमेंट्स वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं जो एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस बेस्ड टारगेट्स अचीव करने के लिए दिए जाते हैं। ये मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं।
इसकी कुछ की एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। इंसेंटिव पेमेंट्स एम्प्लॉयज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं, जो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करती है। जब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं, वो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करते हैं। एग्जांपल अगर दूं, एक फैक्ट्री वर्कर मशीन्स का ऑप्टिमल यूज करता है टू अर्न प्रोडक्शन बोनसेस। सेकंड, रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को कमिटेड और मोटिवेटेड रखते हैं, जिससे एब्सेंटिज्म घटता है और टर्नओवर भी घट जाता है। रिवॉर्ड्स का अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज को जॉब के प्रति लॉयल बनाता है। एग्जांपल अगर तो एक सीएस टीम बोनसेस की वजह से रेगुलरली ऑफिस आती है और जॉब नहीं छोड़ती। ये इंसेंटिव पेमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इनहेंस करते हैं। परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया है। अब आती है बात व्हाट आर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस वो रिलेशनशिप हैं जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच होती हैं, और लेबर लॉस वो रेगुलेशन है जो इन रिलेशनशिप्स को गवर्न करती हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सोशल इक्विटी लाना, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना और हार्मोनियस रिलेशन को मेंटेन करना। अगर मैं कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बताऊं, सबसे पहले सोशल इक्विटी इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। हार्मोनियस रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करता है थ्रू डायलॉग और फेयर पॉलिसीज बनाता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी लेबर यूनियंस के साथ रेगुलर मीटिंग्स करती है टू एड्रेस एम्प्लॉय कंसर्न। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस इसी कारण इंपॉर्टेंट है, वर्कप्लेस फेयरनेस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, एम्प्लॉयर राइट्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी के बीच बैलेंस बनाते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच को ब्रोमेट, फ्लैमहोल्स और पाइल ने सजेस्ट किया था। एक मेथड है जो एम्प्लॉयज को एसेट्स की तरह ट्रीट करता है और उनकी वैल्यू को हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे मेजर करता है। ये अप्रोच रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और रिटेंशन पे इनकट कॉस्ट को कैलकुलेट करती है। अगर इसके मैं आपको की फीचर्स बताऊं जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो सबसे पहला वैल्यूएशन। ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे डिटरमाइंड होती है, जैसे हायरिंग, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन। ये कॉस्ट एसेट्स के रूप में बैलेंस शीट पे रिपोर्टेड होती है। फिर एप्रिसिएशन, एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ उनकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होती है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी हायरिंग और ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करती है एज अ ह्यूमन एसेट वैल्यू। अब बात आती है वैल्यूइंग ह्यूमन एसेट्स में अमोर्टाइजेशन। देखो, ह्यूमन एसेट जैसे उनकी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन इनका फिजिकल फॉर्म या लीगल ओनरशिप नहीं होता, इसीलिए इन्हें डायरेक्टली कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। अमोर्टाइजेशन एक मेथड है जो ह्यूमन एसेट्स की वैल्यू को यूजफुल लाइफ के ओवर सिस्टमेटिकली एलोकेट करता है। इसमें आप स्प्रेडिंग करते हो कॉस्ट की ओवर एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टेन्योर, जैसे उसके रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हो गई। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी ट्रेनिंग कॉस्ट को 5 इयर्स के ओवर अमोर्टाइज करती है बेस्ड ऑन एम्प्लॉय रिटेंशन। ये इसी कारण इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को ये हाईलाइट करता है। अब आगे चलते हैं एट, व्हाट इज नेट बेनिफिट मॉडल। हाउ डज एचआरएम कनेक्ट विद मोटिवेशन एंड लीडरशिप। एक ये पहले इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको इसको करने से पहले, नेट बेनिफिट मॉडल से पहले आपको चीजें बताना चाहता हूँ कि ये एचआरएम मोटिवेशन और लीडरशिप के साथ कैसे कनेक्टेड है। देखो, एचआरएम, मोटिवेशन और लीडरशिप एक दूसरे के साथ डीपली इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एचआरएम वो इन्वायरमेंट बनाती है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है और लीडर्स को अफेक्टिव बनाती है। इसके की कनेक्शंस की बात करें, सबसे पहले मोटिवेशन थ्रू एचआरएम फंक्शन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज के स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, फुलफिल करती है नीड फॉर ग्रोथ, यानी जो आपकी मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। इंसेंटिव पेमेंट्स और कॉम्पेंसेशन है बेनिफिट्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, अलाइन करते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के साथ। एम्प्लॉय रिलेशन पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाते हैं जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इनहेंस करता है। एग्जाम्पल अगर तुम, एक कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्प्लॉय को करियर एडवांसमेंट के लिए मोटिवेट करते हैं। सेकंड मेन है लीडरशिप और एचआरएम। एचआरएम सक्सेशन प्लानिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ग्रूम करती है जो टीम्स को इंस्पायर करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लीडर्स को क्लियर गोल्स और फीडबैक सिस्टम देती है टू गाइड टीम इफेक्टिवली। अगर एग्जांपल दूं, एक एचआरएम
टीम लीडरशिप वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है टू प्रिपेयर मैनेजर्स फॉर स्ट्रेटेजिक रोल्स। तीसरा मेन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एचआरएम का फोकस होता है एम्प्लॉय रिलेशंस पे, फेयर कॉम्पेंसेशन पे और एथिकल पॉलिसीज एक इंक्लूसिव और मोटिवेटेड कल्चर बनाती हैं जो लीडरशिप इफेक्टिवनेस को एम्पलीफाई करती है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का ओपन फीडबैक सिस्टम एम्प्लॉय ट्रस्ट और लीडरशिप क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। ये इंटरकनेक्शन इसी कारण इंपॉर्टेंट है। एचआरएम मोटिवेशन को पर्पस ड्रिवन बनाता है थ्रू ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स और रिलेशंस। लीडरशिप को स्ट्रेटेजिक टूल्स और टैलेंट पाइपलाइन देता है टू ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अब आगे थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, कुछ ही चीजें आपको रिकैप देता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल, उनके टैलेंट, स्किल्स और पोटेंशियल को मैनेज करती है ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। एचआरएम एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट, डेवलप और रिटेन करके उनकी परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करती है जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। ये टॉपिक मोटिवेशन और लीडरशिप के साथ डीपली कनेक्टेड है क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज और इफेक्टिव लीडर्स ही कंपनी को टॉप पे ले जाते हैं। अब हम नेट बेनिफिट मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को मेजर करता है, टूल्स फोरकास्टिंग, एचआर सप्लाई, एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग और केस स्टडीज देखेंगे। किर्कपैट्रिक्स 4 लेवल ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल और सक्सेशन प्लानिंग, ये सब करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के पार्ट का। सो स्टार्ट करते हैं नेट बेनिफिट मॉडल के साथ। व्हाट इज द नेट बेनिफिट मॉडल? नेट बेनिफिट मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक एडवांस्ड मेथड है जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को मेजर करता है बाय कैलकुलेटिंग द नेट इकोनॉमिक बेनिफिट दे प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये मॉडल एम्प्लॉयज के फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशंस और कॉस्ट को कंपेयर करता है टू डिटरमाइन उनकी फाइनेंशियल वर्थ। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन एसेट्स की वैल्यू को स्ट्रेटेजिकली असेस करने में हेल्प करता है। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले determine the gross value of the services to be rendered in the future by the employee in their individual and collective capacity। इस स्टेप में एम्प्लॉयज के फ्यूचर सर्विसेज की ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट की जाती है बोथ इंडिविजुअली और एज अ टीम। ये इंक्लूड करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन जैसे प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और टीम वर्क। अगर एग्जांपल दूं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के फ्यूचर कोडिंग और प्रोजेक्ट डिलीवरी की वैल्यू एस्टिमेट की जाती है। सेकंड आता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स टू द एम्प्लॉयज। इसमें फ्यूचर पेमेंट्स जैसे सैलरीज, बोनसेस और बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज को मिलेंगे उनकी वैल्यू असेस की जाती है। ये प्रोजेक्टेड कॉम्पेंसेशन कॉस्ट को कवर करता है ओवर एम्प्लॉयज टेन्योर। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के 5 ईयर सैलरी और बेनिफिट्स का एस्टिमेट लगाती है। थर्ड आता है एसरटेन द एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज ओवर द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इस स्टेप में ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज यानी जो स्टेप 1 है से फ्यूचर पेमेंट जो स्टेप 2 है को सब्ट्रैक्ट करके नेट बेनिफिट कैलकुलेट किया जाता है। ये बताता है कि एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को कितना इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे बियॉन्ड देयर कॉस्ट। अगर एग्जांपल दूं, अगर सर्विसेज की वैल्यू 10 करोड़ है और पेमेंट 7 करोड़ है तो नेट बेनिफिट 3 करोड़ का होगा। चौथा आता है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट बेनिफिट बाय अप्लाइंग अ प्री डिटरमाइंड डिस्काउंट रेट। इसमें नेट बेनिफिट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है बाय अप्लाइंग अ डिस्काउंट रेट, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, टू अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये फ्यूचर बेनिफिट्स को आज के टर्म्स में मेजर करता है। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं, ₹3 करोड़ नेट बेनिफिट को 5% डिस्काउंट रेट से प्रेजेंट वैल्यू ₹2.5 करोड़ कैलकुलेट होती है। लास्ट स्टेप आता है द अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर स्टेप 3 विल बी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल स्टेप में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट जो स्टेप 4 है को ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू के रूप में ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। ये वैल्यू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यूज होती है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू 2.5 करोड़ के रूप में बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करती है। ये नेट बेनिफिट मॉडल इसी कारण इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू को क्वांटिफाइबल बनाता है। स्ट्रेटेजिक एचआर डिसीजन जैसे हायरिंग, ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट्स को डाटा ड्रिवन बनाता है। ठीक है जी, होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा। अब आती है बात फोरकास्टिंग टूल्स की। व्हाट आर टूल्स फॉर फोरकास्टिंग एचआर सप्लाई? देखो, फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ इनसाइड कैंडिडेट्स एक क्रिटिकल पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्यूचर रोल्स के लिए इंटरनल टैलेंट रेडी हो। ये टूल्स हेल्प करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के पोटेंशियल और मोबिलिटी को असेस करने में। की टूल्स की बात करें, सबसे पहला पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट। ये चार्ट सक्सेशन प्लानिंग के लिए यूज होते हैं टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर की पोजीशंस।
दे शो करंट एम्प्लॉयज रेडीनेस, उनकी स्किल्स और प्रमोशन पोटेंशियल फॉर फ्यूचर रोल्स। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का चार्ट दिखाता है कि कौन मैनेजर सीईओ के रोल के लिए एलिजिबल हो सकता है। सेकंड आता है मार्कअप एनालिसिस। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो एम्प्लॉयज के मूवमेंट अक्रॉस पोजीशन या लेवल्स को फोरकास्ट करती है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करती है कि एम्प्लॉयज कौन से रूल्स में ट्रांजिशन करेंगे। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी मार्कअप एनालिसिस से प्रेडिक्ट करती है कि 20% जूनियर एनालिसिस सीनियर रोल्स में मूव करेंगे। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, चॉइसेस दी थी, आपने चूज करके बताना था। अब ये टूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इंटरनल टैलेंट पाइपलाइन को स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं, सबसे पहली चीज। इसके अलावा बात करें सक्सेशन प्लानिंग और स्किल गैप्स को ये एड्रेस करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आता है व्हाट इज लेबर डिमांड फोरकास्टिंग। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, फोरकास्टिंग पर्सनल नीड्स या लेबर डिमांड एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स को प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन बिजनेस गोल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये इंश्योर करता है कि कंपनी के पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद राइट स्किल्स हो। कॉमनली यूज्ड मेथड्स की बात करें, सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस। ये हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करता है टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स और ट्रेंड्स जो फ्यूचर पर्सनल नीड्स को प्रेडिक्ट कर सके। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी पास्ट 5 इयर्स के हायरिंग डाटा से प्रेडिक्ट करती है कि सेल्स टीम को 10% ग्रोथ चाहिए। फिर आते हैं रेशियो एनालिसिस। ये रेशियोज जैसे एम्प्लॉय टू सेल्स या एम्प्लॉय टू प्रोडक्शन रेशियोज हो गए को एनालाइज करता है टू एस्टिमेट फ्यूचर स्टाफिंग नीड्स। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री 1:100 एम्प्लॉय टू प्रोडक्शन यूनिट रेशियो यूज करती है टू हायरिंग एक हायरिंग प्लान बनाया जा सके। तीसरा आता है स्कैटर प्लॉट। ये एक विजुअल टूल है जो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप्स को दिखाता है, जैसे सेल्स और एम्प्लॉय काउंट हो गया, तो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, नॉट अ फोरकास्टिंग टेक्निक इटसेल्फ। ये कोई फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है, बट ये दूसरे मेथड्स को सपोर्ट करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी स्कैटर प्लॉट बनाती है टू चेक सेल्स ग्रोथ और स्टाफिंग नीड्स का कोरिलेशन चेक करने के लिए। देखो, फोरकास्टिंग लेबर डिमांड इसी कारण इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स को प्रोएक्टिवली प्लान करता है, ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग के रिस्क को मिनिमाइज करता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स को फोरकास्ट करता है और उन नीड्स को मीट करने के लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप करता है। ये करंट वर्कफोर्स को असेस करता है, स्किल गैप्स आइडेंटिफाई करता है और रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग या रिटेंशन प्लान्स बनाता है। इसके की कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहला असेसिंग करंट वर्कफोर्स, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की स्किल्स, रोल्स और परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है। सेकंड, एनालाइजिंग वर्कफोर्स गैप, फ्यूचर नीड्स और करंट कैपेबिलिटीज के बीच डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड, स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करना, हायरिंग, ट्रेनिंग या रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू गैप्स को फिल किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी एआई एडॉप्शन के लिए डाटा साइंटिस्ट हायर और ट्रेन करती है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसी कारण इंपॉर्टेंट है, इंश्योर करता है राइट पीपल विद राइट स्किल्स एट राइट टाइम हो ऑर्गेनाइजेशन में, अलाइन करता है वर्कफोर्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वो प्रोसेस है जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट और हायर करता है फॉर जॉब वैकेंसीज। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को नेसेसरी स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और कल्चरल फिट वाले एम्प्लॉयज मिले। इसमें की एक्टिविटीज की बात करें, जॉब एनालिसिस, रोल के रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना, जॉब पोस्टिंग, वैकेंसीज को एडवर्टाइज करना जैसे लिंक्डइन कंपनी वेबसाइट्स पे हो गया, स्क्रीनिंग रिज्यूम्स, एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करना बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशंस, कंडक्टिंग इंटरव्यूज, कैंडिडेट्स के स्किल्स और फिट को असेस करना, मेकिंग हायरिंग डिसीजन, बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करती है। अब ये रिक्रूटमेंट सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? हाई क्वालिटी टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और कल्चर को ये स्ट्रेंथन करता है। अब आगे चलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं जो एम्प्लॉयज के नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज को इनहेंस करती हैं ताकि वो अपने रोल्स में बेटर परफॉर्म कर सकें और करियर ग्रोथ अचीव कर सकें। ये इंक्लूड करता है ओरिएंटेशन, स्किल ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट और कंटिन्यूस लर्निंग। अब एम्प्लॉय ट्रेनिंग के स्टेप्स की बात करें जो पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्रिएट इंटरेस्ट एंड फाइंड आउट व्हाट द एम्प्लॉय ऑलरेडी नोस अबाउट द जॉब। ये सबसे पहली चीज है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जनरेट करना और उनके एग्जिस्टिंग नॉलेज को असेस करना फर्स्ट स्टेप है। अगर एग्जांपल दूं, एक न्यू हायर से पूछा जाता है कि वो सेल्स टेक्निक के बारे में क्या जानते हैं। सेकंड, एक्सप्लेन द होल जॉब एंड रिलेट इट टू सम अदर जॉब व्हिच द एम्प्लॉय ऑलरेडी नोज।
पूरा जॉब एक्सप्लेन करना और उसको किसी फैमिलियर जॉब से कनेक्ट करना ताकि समझना ईजी हो। एग्जाम्पल अगर लूँ, एक कस्टमर सर्विस रोल को सेल्स रोल के साथ कंपेयर किया जाता है। स्टेप नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई द एम्प्लॉय इज बीइंग ट्रेन्ड। ट्रेनिंग का पर्पस क्लियर करना है, जैसे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करनी है या करियर ग्रोथ करनी है। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय को बताया जाता है कि ट्रेनिंग उन्हें टीम लीडर बनने में हेल्प करेगी। चौथा, प्लेस द ट्रेनी या एम्प्लॉय एज क्लोज टू द नॉर्मल वर्किंग पोजीशन एज पॉसिबल। ट्रेनिंग को रियल वर्किंग कंडीशंस के जैसा एनवायरनमेंट में ट्रेन करना। एग्जाम्पल अगर दूं, एक फैक्ट्री वर्कर को एक्चुअल असेंबली लाइन पे ट्रेनिंग दी जाती है। पांचवा आता है, familiarize the employee with equipment, materials, tools and trade terms। एम्प्लॉय को जॉब के इक्विपमेंट, टूल्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म से फैमिलियर कराया जाता है। एग्जांपल दूं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को न्यू कोडिंग टूल्स और टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है। देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसी कारण इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन को सपोर्ट करती है। अब आगे चलते हैं इंडक्शन पे। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन एक फॉर्मल प्रोसेस है जो न्यू एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें नेसेसरी इंफॉर्मेशन और ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि न्यू हायर्स इफेक्टिवली इंटीग्रेट हो सके और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट्स हो। की फीचर्स की बात करें, इसमें कंपनी पॉलिसीज, कल्चर, रूल्स और एक्सपेक्टेशंस का ओवरव्यू आता है। हेल्प करता है न्यू एम्प्लॉयज को कि वो वेलकम फील करे और प्रोडक्टिव रहे फ्रॉम डे वन। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी न्यू हायर्स के लिए वेलकम सेशन और ऑफिस टूर ऑर्गेनाइज कराती है। इंडक्शन इसी कारण इंपॉर्टेंट है, न्यू एम्प्लॉय रिटेंशन और एंगेजमेंट को बूस्ट करती है, स्मूथ ट्रांजिशन और कल्चर अलाइनमेंट को ये इंश्योर करती है। अब एक अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग? क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को डिफरेंट कल्चर्स के नॉर्म्स, वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को समझने और अडेप्ट करने के लिए प्रिपेयर करती है, स्पेशली ग्लोबल या डाइवर्स टीम्स में काम करने के लिए। ये इनकल्ट्रेशन और एकल्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एनकल्ट्रेशन एंड एकल्ट्रेशन को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले, इनकल्ट्रेशन इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म यूज्ड फॉर सोशलाइजेशन लाइक इकल्ट्रेशन। देखो, एनकल्ट्रेशन और इकल्ट्रेशन दोनों एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स हैं जो कल्चर, लर्निंग और सोशलाइजेशन के प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करती हैं। एग्जांपल अगर तुम, एक चाइल्ड अपने फैमिली कल्चर को लर्न करता है, ये एनकल्ट्रेशन है, जबकि एक इमिग्रेंट न्यू कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट करता है, ये इकल्ट्रेशन है। सेकंड, बोथ टर्म्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। दोनों प्रोसेसेस सोशल इंटरेक्शन के थ्रू कल्चर लर्निंग इन्वॉल्व करते हैं, जैसे पीयर्स, कोलीग्स या कम्युनिटी से। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय टीम मीटिंग्स के थ्रू कंपनी वैल्यूज सिखाता है, ठीक है। तीसरा, इनकल्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग our own culture and acculturation refers to process of learning host culture norms। देखो, इनकल्ट्रेशन की बात करें, अपने नेटिव कल्चर को लर्न करना है, जैसे इंडियन ट्रेडिशंस हो गए। एकल्ट्रेशन की बात करें, दूसरे कल्चर स्पेशली होस्ट कल्चर के नॉर्म्स को अडॉप्ट करना है, जैसे यूएस बिजनेस प्रैक्टिसेस होगी। एग्जांपल अगर तुम, एक इंडियन एम्प्लॉय अपने देश के वर्क एथिक्स सिखाता है, वो इनकल्ट्रेशन है, लेकिन यूएस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकन कम्युनिकेशन स्टाइल अडॉप्ट करता है, दैट विल बी एकल्ट्रेशन। क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग इसी कारण इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टीम्स में कोलैबोरेशन और कल्चरल सेंसिटिविटी को एनहांस करती है, मिस कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है। होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं केस स्टडी ट्रेनिंग पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करते हैं। देखो, केस स्टडी ट्रेनिंग एक पावरफुल मेथड है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है बाय प्रेजेंटिंग रियल या हाइपोथेटिकल सिनेरियोज जो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग डिमांड करते हैं। ये एम्प्लॉयज को कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एनालाइज करने, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने और इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रपोज करने की एबिलिटी देता है। अब बात आती है कि इसका ये काम कैसे करता है। देखो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अबाउट अ सिचुएशन इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड, डाटा और पर्सपेक्टिव्स। पार्टिसिपेंट्स की इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं और डिसीजंस इवैल्यूएट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक टीम एक फेलिंग मार्केट कैंपेन का केस स्टडी को एनालाइज करती है टू फाइंड सॉल्यूशन। इसके एडवांटेजेस की बात करें, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, सिमुलेट करती है रियल लाइफ चैलेंजेस को, ब्रिजिंग थ्योरी और प्रैक्टिस। सेकंड, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी, मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करना सिखाती है आपको। थर्ड, एक्टिव लर्निंग, पार्टिसिपेंट्स को एक्टिवली एनालाइज और डिसाइड करने में एंगेज करती है। चौथा, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स और क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को ये शार्पन करती है, प्रैक्टिकल और कोलैबोरेशन लर्निंग को ये प्रमोट करती है, ठीक है जी।
अब आगे चलते हैं। किर्क पैट्रिक्स मॉडल, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, डोनाल्ड किर्क पैट्रिक्स 4 लेवल मॉडल एक फ्रेमवर्क है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करता है बाय असेसिंग 4 लेवल्स: रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट्स। ये मॉडल इंश्योर करता है कि ट्रेनिंग मीनिंगफुल आउटकम्स डिलीवर करे। लेवल्स की बात करें, सबसे पहला रिएक्शन मेजर्स पार्टिसिपेंट्स के रिएक्शंस या फीलिंग्स अबाउट द ट्रेनिंग, जैसे सेटिस्फेक्शन है वो एंगेजमेंट होगी। फॉर एग्जांपल दूं, एक ट्रेनिंग सेशन के बाद एम्प्लॉयज फीडबैक फॉर्म्स फिल कराते हैं, ठीक है जी। फिर आता है लर्निंग, असेस करता है कितना नॉलेज, स्किल्स या एटीट्यूड पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेनिंग से गेन किया। एग्जांपल, एक सीएस ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज को नेगोशिएशन स्किल्स टेस्ट दिया जाता है। तीसरा बिहेवियर, इवेल्युएट्स करता है कि ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज के बिहेवियर या वर्क प्रैक्टिसेस में क्या चेंज आया है। अगर एग्जांपल दूं, एक लीडरशिप ट्रेनिंग के बाद मैनेजर ज्यादा कोलैबोरेटिव बन जाता है। चौथा रिजल्ट्स, मेजर करता है ट्रेनिंग के अल्टीमेट आउटकम, जैसे आपके प्रोडक्टिविटी हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, एम्प्लॉयर रिटेंशन हो सकता है, ऑन ऑर्गेनाइजेशन क्या इंपैक्ट पड़ा है। अगर एग्जांपल दूं, एक कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग के बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स बढ़ जाते हैं। अब ये किर्क पैट्रिक्स मॉडल इसी कारण इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के इम्पैक्ट को सिस्टमेटिकली मेजर करता है, इंश्योर करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन हो। अब आगे आता है सक्सेशन प्लानिंग। देखो, सक्सेशन प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई और डेवलप करता है ताकि वो फ्यूचर में की लीडरशिप पोजीशंस फिल कर सके। ये इंश्योर करता है स्मूथ लीडरशिप ट्रांजिशंस और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को। की कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहला टैलेंट असेसमेंट, एम्प्लॉय के स्किल्स, पोटेंशियल और रेडीनेस का इवैल्यूएशन किया जाता है। करियर डेवलपमेंट प्लान, ट्रेनिंग, मेंटोरिंग और जॉब रोटेशंस के थ्रू लीडरशिप स्किल्स बिल्ड करना इसका सेकंड मेन कंपोनेंट है। लीडरशिप पाइपलाइन क्रिएशन, फ्यूचर रोल्स के लिए रेडी कैंडिडेट्स का पूल बनाना। एग्जांपल अगर दूं, एक कंपनी मिड लेवल मैनेजर्स को सी सूट रोल्स के लिए ग्रूम करती है। अब ये सक्सेशन प्लानिंग क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट है? लीडरशिप गैप्स को प्रिवेंट करता है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। अब बात आती है इनके इंटरकनेक्शन की। देखो, एचआरएम, मोटिवेशन और लीडरशिप एक दूसरे के साथ क्लोजली इंटरवाइंड है, क्योंकि एचआरएम वो इन्वायरमेंट और टूल्स प्रोवाइड करता है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं और लीडर्स को इफेक्टिव बनाते हैं। की कनेक्शंस की बात करें, मोटिवेशन थ्रू एचआरएम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज के स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, अलाइन करती है विद सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ऑटोनॉमी मिलती है, कॉम्पिटेंस आती है, रिलेटेडनेस आती है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कल्चर फिट इंश्योर करते हैं जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इनहैंस करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देती है, फुलफिल करती है एम्प्लॉयज नीड फॉर एडवांसमेंट। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी के लीडरशिप ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखते हैं फॉर फ्यूचर रोल्स। एंड लीडरशिप एंड एचआरएम की बात करें, सक्सेशन प्लानिंग और ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स डेवलप करती है जो टीम्स को इंस्पायर करते हैं। रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजिक लीडर्स को हायर करती है जो ऑर्गेनाइजेशनल विजन को ड्राइव करते हैं। केस स्टडीज ट्रेनिंग लीडर्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स देती है। अगर एग्जांपल दूं, एक एचआर टीम लीडरशिप वर्कशॉप कंडक्ट करती है टू प्रिपेयर मैनेजर्स फॉर स्ट्रेटेजिक रोल्स। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एचआरएम का फोकस होता है इंडक्शन पे, क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग और फेयर रिक्रूटमेंट। एक इंक्लूसिव और मोटिवेटेड कल्चर बनाती है जो लीडरशिप इफेक्टिवनेस को एम्पलीफाई करती है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का डाइवर्स हायरिंग और ट्रेनिंग कल्चर एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाता है। अब इंटरकनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? एचआरएम मोटिवेशन को पर्पस ड्रिवन बनाता है थ्रू स्किल डेवलपमेंट और करियर अपॉर्चुनिटीज। लीडरशिप को स्ट्रेटेजिक टूल्स और टैलेंट पाइपलाइंस देता है टू ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। होप्स आपको जितना करवाया अच्छे से समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे हम करते हैं अपना सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।